गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका विज़न आईएएस के न्यूज़ टुडे में। आप लोग तो जानते ही होंगे कि टॉप स्टैंडर्ड लेवल के इनके नोट्स रहते हैं, जिसे यूपीएससी में फर्स्ट रैंक लाने वाले शुभम कुमार सर ने भी इसे फॉलो किया है। आगे आने वाले जो पीपीएससी 67 और 68 के मेंस के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें आंसर राइटिंग को अट्रैक्टिव बनाने में ये डाटा है वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो आप इसे अच्छे से देख लें और समझ लें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस सेशन को कंटिन्यू करूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेगासस मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर संसद में बहस की ज़रूरत नहीं है। पेगासस एक सैन्य ग्रेड स्पाइसवेयर है। इसे इजराइल की साइबर सुरक्षा फर्म NSO ग्रुप टेक्नोलॉजीज ने निर्मित किया है। इसे केवल वैध सरकारों को ही बेचा जाता है। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने यह अखबार प्रकाशित की थी कि भारत ने इजराइल से हथियारों के सौदे के तहत पेगासस स्पाइसवेयर भी खरीदा है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पेगासस का उपयोग करके अधिकृत निगरानी के आरोपों की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति नियुक्त की थी। भारत में मुख्य रूप से 2 कानूनों के तहत 4 साधनों पर निगरानी की जाती है: टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम 2000। ये वही प्रतिबद्ध है जो संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी आरोपित किए गए हैं। वर्ष 2009 में IT अधिनियम के तहत सूचना प्रौद्योगिकी निगरानी और डिक्रिप्शन के लिए प्रतिक्रियाएं एवं रक्षोपाय नियम बनाए गए थे। इन नियमों के अंतर्गत केवल सक्षम प्राधिकारी ही इस संबंध में आदेश जारी कर सकता है। यह सक्षम प्राधिकारी केंद्रीय गृह सचिव और राज्यों में गृह विभाग के प्रभारी सचिव होते हैं। इससे पहले पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ 1996 मामले में उच्चतम न्यायालय ने इंटरसेप्शन के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए थे। आर्थिक सर्वेक्षण में वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण के जैविक उर्वरकों के साथ नैनो यूरिया जैसे वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग की सिफारिश की गई है। वैकल्पिक उर्वरक मिट्टी की रक्षा करते हैं, अधिक उपज देते हैं और पोषण तत्वों के ज़्यादा कुशल उपयोगों को भी बढ़ावा देते हैं। सर्वेक्षण में की गई अधिक अन्य सिफारिशें: ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निर्णय समर्थन प्रणालियों सहित नई तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाई जानी चाहिए। साथ ही खेतों के प्राकृतिक तरीकों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। कम लागत वाले जैविक इनपुट का उपयोग किया जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र में नवाचारों के लिए स्टार्टअप्स का समर्थन करना चाहिए। सरकार उर्वरक निर्माताओं आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती मूल्य पर उर्वरक प्रदान करा रही है। यूरिया को कानूनी रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य MRP पर उपलब्ध कराना जाना चाहिए। इसके विपरीत फास्फोटिक और पोटास उर्वरक के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना संचालित की गई है। दिसंबर 2021 तक 85,300 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी दी चुकी है। उर्वरक के अधिक उपयोग से जुड़ी समस्याएं: सब्सिडी का अत्यधिक बोझ, क्योंकि भारत उर्वरक सब्सिडी पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। बहुपोषक तत्वों की कमी और मृदा स्वास्थ्य में गिरावट भी एक समस्या है। भूजल में नाइट्रेट प्रदूषण की संभावना होती है। सब्सिडी व्यवस्था को और अधिक कुशल बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय: नई यूरिया नीति 2015 लागू की गई है। नीम लेपित यूरिया का उत्पादन किया जा रहा है। कोयला गैसीकरण जैसी नवीनतम तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का कार्यान्वयन किया गया है। केरल सरकार ने लोकायुक्त की शक्तियों को सीमित करने के लिए कानूनी प्रस्तावित जारी किया है। केरल लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। इसके बाद राज्य सरकार को लोकायुक्त के निर्णय को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति मिल जाएगी। सरकार द्वारा ऐसा सुनवाई का एक अवसर देने के बाद किया जा सकेगा। वर्तमान में लोकायुक्त के निर्देश पर दोषी लोक सेवक को पद का ग्रहण करना पड़ता है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 केंद्र स्तर पर लोकपाल और राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त का प्रावधान करता है। ये कुछ लोक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हैं। लोकपाल में अन्य अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। इन 8 सदस्यों में से 4 न्यायिक सदस्य होने चाहिए। शेष 4 सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होने चाहिए। सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों का काल 5 वर्ष तथा 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक का होता है।
लोकायुक्त केंद्रीय लोकपाल के राज्य स्तरीय समकक्ष होते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में इनसे जुड़े प्रावधान किए गए हैं। लोकायुक्तों के संबंध में यह अधिनियम केवल एक रूपरेखा तैयार करता है। इनसे जुड़ी विशेषताओं का निर्धारण राज्यों पर छोड़ दिया गया है। इस अधिनियम के लागू होने और उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही अधिकांश राज्यों ने लोकायुक्त की स्थापना की है। विश्व विरासत के दर्जे के लिए भारत की ओर से होयसल मंदिर समूह का नामांकन। होयसल मंदिरों को वर्ष 2022 से 23 के लिए विश्व विरासत के रूप में भारत की ओर से नामांकन के रूप में शामिल किया गया है। इन मंदिरों में कर्नाटक के बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा में स्थित मंदिर शामिल है। होयसल का ये पवित्र स्मारक समूह वर्ष 2014 से यूनेस्को की संभावित सूची में है। ये पवित्र स्मारक पश्चिमी घाट की तलहटी में स्थित है। इन पवित्र स्मारकों में हिंदू मंदिर, जैन मंदिर, गौण संरचनाएं, जटिल मूर्तिकला और प्रतिमाएं एवं मंदिर नृत्य तथा संगीत से जुड़ी कलाकृतियां शामिल हैं। ये स्मारक वैष्णव, शैव और जैन धर्म से आध्यात्मिक विश्वासों के विकास में महत्वपूर्ण अभिकारक है। सेना के सब मंदिर, बेलूर और होयसलेश्वर मंदिर, हलेबीड को होयसल कला की उत्कृष्ट कृतियां माना जाता है। होयसल शासकों ने 11वीं और 13वीं शताब्दी तक कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों में शासन किया गया था। इसकी अन्य विशेषताएं, होयसल स्थापत्य कला में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों की विशेषताएं पाई जाती हैं। होयसल स्थापत्य के सबसे उल्लेखनीय उदाहरण तारे के आकार में निर्मित भव्य नक्काशीदार पाषाण मंदिर है। मंदिर आमतौर पर एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए गए हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जिसे जगती कहा जाता है। यह भक्तों को मंदिर की परिक्रमा करने के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। होयसल मंदिरों में खुले और बंद दोनों प्रकार के मंडप पाए जाते हैं। इन संरचनाओं में आमतौर पर कल्याणी या सीढ़ीदार कुएं पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण में हरित वित्त पोषण के ढांचे पर बल दिया गया है। हरित वित्त ग्रीन फाइनेंस पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय परियोजनाओं में प्रयुक्त होने वाली वित्तीय व्यवस्थाओं को संदर्भित करता है। इनमें जलवायु परिवर्तन के पहलुओं को अपनाने वाली परियोजनाएं भी शामिल हैं। इनमें स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएं, स्वच्छ परिवहन, ऊर्जा कुशल परियोजनाएं आदि शामिल हैं। उदाहरण के लिए हरित भवन और अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं, टिकाऊ जल प्रबंधन परियोजनाएं आदि। ऐसी परियोजनाएं की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए नए वित्तीय साधन स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें ग्रीन बॉन्ड व कार्बन बाजार के साधन जैसे कार्बन टैक्स शामिल हैं। साथ ही ग्रीन बैंक और ग्रीन फंड जैसे नए वित्तीय साधनों की भी स्थापना की जा रही है। हरित वित्त का महत्व, यह सतत आर्थिक विकास के समक्ष मौजूद चुनौतियों के समाधान करने में मदद करेगा। इसके अलावा यह पर्यावरण की रक्षा करने और पर्यावरण रूप से सुधार करने में भी सहायता करेगा। हरित वित्त पोषण से संबंधित चुनौतियाँ, उच्च उधार लागत, पर्यावरण अनुपालन के झूठे दावे, हरित ऋण की कोई निश्चित परिभाषा न होना चाहिए आदि। भारत में आरंभ की गई पहलें, सतत वित्त और जलवायु खतरों पर नियामक पहलों के लिए आरबीआई का सतत वित्त समूह कार्यरत है। वित्त मंत्रालय ने सतत वित्त पर टास्क फोर्स का गठन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार PSL योजना के तहत लघु नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। अन्य सुर्खियां से संबंधित पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के बारे में जान लेते हैं। UNSC के बारे में, भारत और रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। UNSC संयुक्त राष्ट्र यूनियन के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसे प्राथमिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सभी UNSC सदस्य देश सुरक्षा परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य है। UNSC का गठन 15 सदस्यों से मिलकर हुआ है। भारत ने जनवरी 2011 में UNSC के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 वर्ष का कार्यकाल शुरू किया है। वह वर्ष 2012 के अंत तक अस्थायी सदस्य रहेगा। अस्थायी सदस्य के रूप में यह भारत का 8वां कार्यकाल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बारे में है अगला पॉइंट। भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर भारत का गलत मानचित्र जारी करने का मुद्दा उठाया है। जान लेते हैं इसके बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कोविड-19 डैशबोर्ड पर जम्मू और कश्मीर को चीन तथा पाकिस्तान के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। भू स्थानिक आंकड़ों के संबंध में भारत की रूपरेखा, वर्ष 2021 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने मानचित्र सहित भू स्थानिक डेटा एवं भू स्थानिक डेटा सेवाओं प्राप्त करने व उत्पादन करने के लिए दिशा निर्देश प्रस्तुत किए थे। इन दिशा निर्देशों ने कुछ समिति श्रेणियों को छोड़कर अनिवार्य लाइसेंस, अनुमति और अनापत्तियों की भी आवश्यकताओं को हटा दिया है। इन दिशा निर्देशों से पहले भूस्थानिक डेटा और मानचित्रों को विभिन्न नीतियां अधिसूचना द्वारा विनियमित किया जाता है। इन अधिसूचनाओं को भारतीय सर्वेक्षण, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय आदि द्वारा जाता था। अगला पॉइंट है हमारा फंड के बारे में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष PMNRF
जो है उसके बारे में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ में मारे गए व घायल हुए लोगों के लिए PMNRF से अनुग्रह राशि को मंजूरी दी है। PMNRF के बारे में जान लेते हैं। PMNRF की स्थापना वर्ष 1948 में पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की सहायता के लिए सार्वजनिक योगदान से की गई थी। PMNRF धनराशि का इस्तेमाल अब बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसे प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए किया जाता है। साथ ही बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने हेतु भी उपयोग किया जाता है। इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है। इसमें व्यक्तियों, संगठनों, ट्रस्टों, कंपनियों, संस्थानों आदि से स्वैच्छिक योगदान स्वीकार किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा अल्पसंख्यक दर्जा। उच्चतम न्यायालय SC ने अल्पसंख्यकों के संबंधित याचिका के संबंध में केंद्र सरकार की आलोचना की है। यह याचिका राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने से संबंधित है। साथ ही याचिका में 6 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की भी मांग की गई है। केंद्र ने इस संबंध में अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया है। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को इस वर्ष जनवरी माह में वर्ष 2020 की इस याचिका पर अपना उत्तर प्रस्तुत करने का एक अंतिम अवसर दिया गया था। सरकार द्वारा उत्तर प्रस्तुत करने में विफल रहने के बाद उच्चतम न्यायालय ने उस पर जुर्माना लगाया था। अगला पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का 30वां स्थापना दिवस। जान लेते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW को वर्ष 1992 में स्थापित किया गया था। यह राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत एक वैज्ञानिक निकाय है। आयोग के उद्देश्य: यह महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करता है। यह उपचारात्मक कानूनी उपायों की सिफारिश करता है। यह शिकायतों के निवारण को सुगम बनाता है। महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देता है। इसके सदस्यों में केंद्र सरकार द्वारा नामित एक अध्यक्ष और 5 सदस्य शामिल हैं। अगला पॉइंट है हमारा प्रमुख क्षेत्र उद्योग, कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज के बारे में। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के आर्थिक सलाहकार कार्यालय ने 8 प्रमुख क्षेत्रों उद्योगों का सूचकांक जारी किया है। इन 8 प्रमुख क्षेत्रों उद्योगों में निम्नलिखित शामिल हैं। उच्चतम से न्यूनतम भारांश के क्रम में रिफाइनरी उत्पाद, विद्युत, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट तथा उर्वरक। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में शामिल मदों के भारांश से इनका 40.27% हिस्सा है। ये 8 उद्योग व्यापार अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली में आवश्यक बुनियादी का मध्यवर्ती घटक है। इस कारण इनकी दशा का चित्रण अर्थव्यवस्था की स्थिति की मौलिक समझ प्रदान करता है। अगला पॉइंट है हमारा UGC ने राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अर्हता ढांचा NHEQF नियम जारी किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने प्रारूप राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अर्हता ढांचा NHEQF जारी किया है। यह प्रारूप ढांचा राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के हिस्से के रूप में जारी किया गया है। NHEQF ने उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के लिए मूल्यांकन के कुछ मापदंडों के निर्धारित किया है। साथ ही इसे विभिन्न स्तरों में विभाजित किया है। UGC ने विभिन्न स्तरों पर छात्रों का आकलन करने के लिए सीखने के परिणामों को सूचीबद्ध किया है। इनमें नौकरी की तैयारी के लिए उद्यमशील मानसिकता, नैतिकता और संवैधानिक मूल्यों की समझ आदि शामिल है। यह 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम स्नातकोत्तर डिग्री और डायरेक्टर डिग्री के विभिन्न स्तरों को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रेडिट की संख्या भी निर्धारित करता है। अगला पॉइंट है हमारा हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड एंड GCF के बारे में। आइए देख लेते हैं। GCF पेरिस समझौते का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह विश्व का सबसे बड़ा जलवायु कोष है। इसे विकासशील देशों को उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों NDCs की प्राप्ति में सहायता हेतु अधिदेशित किया गया है। NFTs विशेष प्रकार के क्रिप्टोग्राफिक टोकन होते हैं। ये एक ब्लॉकचेन पर मौजूद होते हैं। उनकी प्रतिलिपि बनाना संभव नहीं है। GCF का संचालन मान्यता प्राप्त संस्थानों और वितरण भागीदारों के एक नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। ये परियोजनाएं डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए प्रत्यक्ष रूप से विकासशील देशों के साथ कार्य करते हैं। GCF को अपने संसाधनों का 50% जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समाप्त करने के लिए व्यय करना होता है। शेष 50% अनुदान के रूप में अनुकूलन उद्देश्यों लिए निवेश किया जाना अधिदेशित है। इसके अनुकूलन संसाधनों का कम से कम आधा हिस्सा जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक सुमेध देशों में निवेश किया जाना चाहिए। महिलाओं अगला पॉइंट है हमारा प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड।
महिलाओं के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी टेक उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 हेतु भारतीय महिला वैज्ञानिक और उद्यमियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस पुरस्कार की स्थापना प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने की है। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन वर्ष 1996 में किया गया था। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में के तहत एक सांविधिक निकाय है। इसका उद्देश्य स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास एवं व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना है, साथ ही व्यापक अनुप्रयोग के लिए आयातित प्रौद्योगिकी के अनुकूलन के प्रयास करना है। यह औद्योगिक प्रतिष्ठानों को इक्विटी पूंजी या ऋण प्रदान करता है। यह अनुसंधान और विकास संस्थानों को भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। अगला और लास्ट पॉइंट है हमारा पेरोव्स्काइट के बारे में। भारतीय वैज्ञानिकों ने पेरोव्स्काइट सौर सेल की दक्षता और स्थिरता बढ़ाने के लिए एक नई प्रक्रिया तैयार की है। पेरोव्स्काइट एक विशेष क्रिस्टल संरचना वाले पदार्थों का कुल है। इस कुल का नाम उस विशिष्ट संरचना वाले खनिज के नाम पर रखा गया है। लचीलापन, हल्का वजन और अर्ध पारदर्शिता पेरोव्स्काइट के कुछ मूल्यवान गुण हैं। सौर सेल बनाने के लिए उपयोग किए जाने के दौरान पेरोव्स्काइट ने उच्च स्तरीय प्रदर्शन क्षमता और उत्पादन की कम लागत दर्शाई है। तो चलिए आज के साथ सेशन समाप्त हुआ आपका।